इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी तरक्की की है, लेकिन अगर हम कोई हाई क्वालिटी रिसर्च की बात करें तो वहां पर आकर कहीं ना कहीं हमारे देश के वैज्ञानिक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। 1930 के बाद 93 ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेडिसिन में भारत में रहते हुए, भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में रिसर्च करते हुए किसी भी वैज्ञानिक को दुनिया का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार हासिल नहीं हो पाया है, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग घटना है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हुआ, आइए पता करते हैं। हर साल नोबेल प्राइज की घोषणा करते वक्त ये चीज पहले देखा जाता है कि उस वैज्ञानिक ने अपने साइंटिफिक कैरियर में कोई नया साइंटिफिक फील्ड शुरू किया है या नहीं। अगर किया है तो वो पूरी दुनिया में यानी हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है या नहीं। अगर उत्तर हाँ है तो वो वैज्ञानिक उस साल के नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और यहीं पर हमारे देश के वैज्ञानिक पिछड़ जाते हैं। लेकिन क्यों? अभी आपको जो बताने जा रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन मैंने अपना रिसर्च कैरियर में कुछ चीजों को बहुत बारीकी से देखा था, वही आपसे शेयर करने वाला हूं। पहला पॉइंट, ज्यादातर क्षेत्रों में हमारे देश में जो रिसर्च कंडक्ट होते हैं उसे एक कॉन्टिन्यूएशन रिसर्च कैटेगरी के अंडर डाला जा सकता है, यानी उस पर्टिकुलर फील्ड में फंडामेंटल रिसर्च 1 या 2 दशक पहले ही अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में हो गया होगा और हमारे देशों के वैज्ञानिक उस रिसर्च के ऊपर पब्लिश्ड पेपर्स के बेसिस पर अपना शोध को आगे बढ़ाते हैं। बस कुछ थोड़ा सा बदलाव जो असल में साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन में ज्यादा कुछ मायने नहीं रखते हैं। इस बात को कुछ ऐसे समझिए, आज से 70 साल पहले एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग किए थे और इसीलिए दुनिया भर के लोग इन दोनों शख्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आजकल और भी कई सारे लोग एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग करते हैं, लेकिन उनका कोई कवरेज न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर में नहीं दिखाया जाता है और ऐसा इसलिए है कि वो बहुत पहले ही किया हुआ एक काम को अपने शौक के लिए अंजाम दे रहे हैं। तो इंडियन साइंस के साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। दूसरा पॉइंट, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के पीछे हमेशा एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए एक वैज्ञानिक को बहुत सारा थॉट प्रोसेस देना पड़ता है और इसमें उनको काफी सारा समय भी देना पड़ता है। अब प्रमोशन के चक्कर में एक वैज्ञानिक 10-10 पीएचडी स्टूडेंट्स को एक साथ इनरोल करा लेते हैं। अब 5 से 7 साल के अंदर एक स्टूडेंट्स को पीएचडी देने की जिम्मेदारी भी रहता है और ज्यादातर केस में इतने सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को डिग्री देने के लिए उनके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का ना ही कोई समय रहता है, ना ही कोई इच्छा रहता है। बस किसी दूसरे देशों के रिसर्च को फॉलो करो और उसी रिसर्च को थोड़ा बहुत इधर उधर करके पब्लिश कर दो और इन रिसर्च लैबों में चाहते हुए भी एक टैलेंटेड पीएचडी स्टूडेंट्स को कुछ नया ट्राई करने का इजाजत नहीं मिलता है। उनका प्रपोजल गलत है, इससे कुछ नहीं निकलेगा, केमिकल की बर्बादी होगा या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, इस टाइप के कमेंट से उस पीएचडी स्टूडेंट्स की एंथुजियाज्म का गला घोट दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारे देश के साइंटिफिक इकोसिस्टम। हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एक वैज्ञानिक पद के लिए उम्मीदवार का चयन प्रक्रिया थोड़ा गौर से देखने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों के रिसर्च प्रोफाइल को देखेंगे तो उनके पीएचडी सुपरवाइजरों के ट्रेंड में एक मिलीजुली चित्र नजर आएगा। तो सब कुछ मिलाकर एक रियल टैलेंट का चयन जो वाकई आने वाले फ्यूचर में बड़ा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कर सकता था, उनका जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। चौथा पॉइंट, हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स भी पुराने जमाने में इंटरनेट था या हवाई जहाज का इस्तेमाल होता था, इस टाइप का कमेंट करके मॉडर्न साइंस के प्रोग्रेस को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस टाइप के कमेंट्स आने वाले पीढ़ी को साइंस से ज्यादा उन कहानियों में उत्साहित करेगा। तो सब कुछ मिलाकर आने वाले दिनों में भी सिनेरियो बदलेगा ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हमारे देश में टैलेंट यानी प्रतिभा के अभाव किसी भी क्षेत्र में कभी नहीं था और ना ही रहेगा। जो चीज की कमी है वो है सही स्थान पर सटीक शख्स की मौजूदगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।